हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वेदांत गुप्ता है और आज की क्लास में हम अपना चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट वन ऑलरेडी आ चुका है। वहां मैंने आपको समझाया था इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में। इंडो चाइना वॉर हमने पढ़ी थी 1962 वाली। हमने देखा था फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है। हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट को समझा था, अफ्रो एशियन यूनिटी की बात की थी। आज ये हमारा पार्ट टू है। हम पार्ट टू के अंदर आज समझने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आज की क्लास में हम पहली चीज डिस्कस करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है। इंडिया पाक रिलेशन को समझेंगे। और दूसरा, हम न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया को समझेंगे। हम भारत के न्यूक्लियर पॉलिसी को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे यही दो टॉपिक बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करना है हमको आज की क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में। तो देखिए, जब हमको आज़ादी मिली 1947 में, तो उस समय भारत को दो पार्ट्स में बांटा गया। एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया बना। आज़ादी मिलने के तुरंत बाद जैसे ही बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई है वो शुरू हो गई। चाइना के साथ क्या केस था कि शुरू शुरू में इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छा हुआ करते थे। दोनों लीडर्स एक दूसरे के देशों में जाया करते थे। इनफैक्ट हमने पंचशील एग्रीमेंट भी किया। तो शुरुआत में इंडिया और चाइना रिलेशन अच्छा हुआ करता था। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या है कि आज़ादी के तुरंत बाद जैसे बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हो गए। और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कश्मीर। कश्मीर वो बॉइलिंग पॉइंट है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं। वैसे तो कश्मीर के बारे में हम आने वाले चैप्टर रीजनल एस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं, तो जब हमको आज़ादी मिली तो सभी प्रिंसली स्टेट को कह दिया गया था कि वो या तो इंडिया का पार्ट बनेंगे, या तो पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, या तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। एक ऐसा ही प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था कश्मीर। उस समय कश्मीर के महाराजा हुआ करते थे हरी सिंह। और हरी सिंह ये चाहते थे कि जो कश्मीर है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। वो ना तो भारत का हिस्सा बने, ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, बल्कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी मुस्लिम हुआ करती थी, इसलिए पाकिस्तान ये चाहता था कि कश्मीर उसका हिस्सा बन जाए। लेकिन जो हरी सिंह है वो ना तो इंडिया के पार्ट बनना चाहते थे और ना पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते थे। और इसीलिए जो पाकिस्तान है वो कश्मीर पे हमला कर देता है 1947 में ही। 1947 में आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद सितंबर के अंदर जो पाकिस्तान है वो एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ देता है। प्रॉक्सी वॉर क्या होती है? प्रॉक्सी वॉर मतलब एक इनडायरेक्ट तरह की लड़ाई होती है जिसमें मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि एक देश अपने मिलिट्री के बजाय आतंकवादियों को भेजता है लड़ाई करवाने के लिए। पाकिस्तान इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। वो अपने आर्मी को नहीं भेजता, बल्कि वो अपने टेररिस्ट को भेजता है। अभी आपने पहलगाम का अटैक देखा, उसमें क्या किया पाकिस्तान ने? उसने अपने आर्मी को नहीं भेजा, बल्कि उसने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजा। ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर मतलब जो आसपास बॉर्डर पे लोग रहते हैं उनको ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें फिर आतंकवादी बनाया जाता है। तो पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को भेजा करता। और 1947 में आजादी के तुरंत बाद जो पाकिस्तानी मिलिटेंट हुआ करते थे, पाकिस्तानी आतंकवादी, वो कश्मीर पे हमला कर देते हैं। अब महाराजा हरी सिंह के पास ना कोई अच्छी आर्मी थी, ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। इसीलिए हरी सिंह इंडिया से हेल्प मांगते हैं कि हमारी मदद करिए। इंडिया बोलता है भाई आपकी मदद क्यों करे, आप तो हमारा पार्ट भी नहीं हो। इंडिया ने शर्त रखी कि अगर महाराजा हरी सिंह इंडिया का पार्ट बन जाते हैं तो हम उनकी हेल्प करेंगे। और इसीलिए महाराजा हरी सिंह ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एक ऐसा एग्रीमेंट था जिस पर साइन करने के बाद वो प्रिंसली स्टेट ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन जाता। और महाराजा ने उस पर साइन कर दिया। तुरंत हमारी आर्मी श्रीनगर गई, हम उन पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को भगाने लगे, मारने लगे। लेकिन हमसे एक गलती हो गई कि जो नेहरू हैं वो यूनाइटेड नेशन चले गए। यूनाइटेड नेशन जाने की वजह से इस मुद्दे को यहीं पे रोक दिया गया। कश्मीर को एक बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया और ये ऑर्डर दिया गया कि कश्मीरी मिलिटेंट पाकिस्तान वाले जो हैं वो जहां पे हैं वो वहीं पे रुक जाएंगे। इसीलिए कश्मीर का जो बहुत बड़ा पार्ट है जिसको आप पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हो, वो आज भी पाकिस्तान के पास है। अगर जवाहरलाल नेहरू यूएन ना गए होते और सरदार पटेल की बात मान ली जाती, सरदार पटेल का कहना था कि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को भगा दो कश्मीर से पूरी तरह से, तो शायद आज पीओके इंडिया का पार्ट होता। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले कुछ समय में आप देखोगे पीओके इंडिया का पार्ट
वापस से बनेगा। तो मतलब आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान से रहा नहीं गया, उसको इतनी चुल मची कि उसने एक लड़ाई तो 1947 में ही कर दी, जो कि 49 में जाके एक तरह से उसको ऑफिशियली सीज फायर डिक्लेयर किया गया। क्या था ये लड़ाई यूएन के बारे में आप सब कुछ पढ़ोगे आने वाले चैप्टर में। यहाँ पे एक ब्रीफ में बताया गया कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारी पहली लड़ाई 1947 में ही हो गई थी। फुल वॉर नहीं हुआ था, प्रॉक्सी वॉर हुआ था। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को नहीं भेजा, उसने अपने आतंकवादियों को भेजा था। आगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब होने लगे। क्यों? क्योंकि चाइना बीच में एंटर कर जाता है, यूएसए बीच में एंटर कर जाता है। तो यूएसए और चाइना की वजह से क्या है, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन खराब हो रहे हैं। अब हमारा अगला जो पैराग्राफ है वो हमको ये बताता है कि कश्मीर को लेके कितनी भी लड़ाई हो रही हो, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा बहुत कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। वैसे आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, तो ये जुलाई 2025 है। आज के टाइम पे इस पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं रह गया। इस पैराग्राफ में हमको बताया जाता है कि आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी चल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा जानने में, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बुरी पिटाई हुई है पिछले कुछ महीनों के अंदर। बात थी 22 अप्रैल 2025 की। कश्मीर के पहलगाम में लोग घूमने गए थे, और उन्हीं घूमने वाले लोगों के ऊपर जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो हमला कर देते हैं। टूरिस्ट से पूछा गया कि आप हिंदू या मुसलमान हो, जिसने बोला हम हिंदू हैं उसको तुरंत मार दिया गया। पहचान पता करने के लिए पैंट उतारी गई, और यहाँ तक कि बोला गया कि आप कलमा पढ़ो। कलमा मतलब वही जो मुस्लिम्स का जो भी रिलीजियस लाइन होती है वो पढ़ो। और इसी की वजह से 27 लोगों की हत्या की गई, जिसमें से 26 इंडियन था और एक नेपाली था। इससे पूरा देश शॉक में आ गया। इसके अगले दिन 23 अप्रैल को तुरंत इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस में डाल देता है, यानी सस्पेंड कर देता है। वो भी कब के लिए सस्पेंड करता है? अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। जब तक हमारा मन करेगा तब तक हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके रखेंगे। और आज 4-5 महीने बीत चुके हैं, अभी भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को लागू नहीं किया, और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि सिंधु का सारा पानी भारत का है और भारत ही उसका इस्तेमाल करेगा। वैसे ये ट्रीटी किसके बीच में हुई थी आपको पता होगा, नेहरू ने और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल आयुब खान के बीच में हुई थी। 1960 के अंदर हुई थी। और इसको किसने मीडिएट किया था? वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था, लेकिन आज के टाइम पे इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। पार्टीशन के बाद बहुत सारे वुमेन्स पे अत्याचार हुआ। वुमेन्स को अपने घर वापस पहुंचाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान ने थोड़ा कोऑपरेट किया, लेकिन वो ना के बराबर है। अब देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप देखते हो इन टोटल कितनी लड़ाई हुई, तो कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे 4 मेजर वॉर हुआ। एक तो 1947 में हुआ, देन 1965 में हुआ, देन 1971 में हुआ, फिर 1999 में हुआ, और थोड़ा बहुत अब 2025 में भी हो गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमने 1947 को डिस्कस किया, अब 1965 के वॉर की बात करते हैं। 1965 में क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो अटैक कर देती है अप्रैल के महीने में रन ऑफ कच्छ, गुजरात के ऊपर। रन ऑफ कच्छ के पास एक एरिया है जिसको सर क्रीक कहते हैं। सर क्रीक को लेके काफी डिस्प्यूट चला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो सर क्रीक वाला इलाका है वो बहुत मिनरल से भरा हुआ है, ऑयल रिच है। तो दोनों देश क्लेम करते हैं कि उनका है, लेकिन वो सर क्रीक जो है वो इंडिया को ही बिलोंग करता है। लेकिन उसको पाने के लिए जो पाकिस्तान है वो 1965 अप्रैल में रन ऑफ कच्छ पे हमला कर देता है। फिर उसके कुछ महीनों बाद अगस्त सितंबर में पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर हमला करवाता है। अब सिचुएशन काफी खराब होने लगी। पाकिस्तानी रूलर्स को लगा कि कश्मीरी मुसलमान उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाके आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया गया कि कश्मीर पे हमला हुआ है। उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरह से संभाला। उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी को ये आदेश दिया कि आप जाओ, अमृतसर का बॉर्डर ओपन करो। और इंडियन आर्मी अटैक करते करते लाहौर तक पहुंच गई थी। जैसे इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंचती है, तुरंत पाकिस्तान वापस से भीख मांगने लगता है कि छोड़ दो, गलती हो गई, माफ कर दो। इसीलिए हमने फिर क्या किया, सीज फायर घोषित किया। यूएन ने इंटरवीन किया, और जो सीज फायर है वो कहाँ पे साइन किया गया था? वो उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में साइन किया गया था। इसीलिए इसको ताशकेंत एग्रीमेंट कहा जाता है। ताशकेंत एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल आयूब खान के बीच में ताशकेंत एग्रीमेंट हुआ। किसने इसको मीडिएट किया? तो यूनाइटेड नेशन ने इसको किया। और आप देखोगे तो ब्रोकर्ड किसने इसको किया? तो सोवियत यूनियन ने किया, ठीक है। इस वॉर को रोकने का काम किसने किया? यूएन ने किया। और जो मीडिएशन का काम है वो सोवियत यूनियन ने किया। अगला क्वेश्चन आता है, ताशकेंत एग्रीमेंट क्यों किया गया? क्योंकि 1965 की जो वॉर हुई थी उससे पाकिस्तान को हमने बुरी तरह से हराया था, तो हमने युद्ध विराम घोषित किया, और इसीलिए एग्रीमेंट किया गया था। कब किया गया? जनवरी 1966 में किया गया। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है। कब किया गया? जनवरी 1966 में किया गया। और इसी एग्रीमेंट के अगले ही दिन आप देखते हो तो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। ताशकंद के अंदर उनकी डेथ होती है, और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई कि क्या हुआ था शास्त्री को। वो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस
करेंगे। 1965 की वॉर में इंडिया बहुत अच्छे से पाकिस्तान को धूल चटाता है, लेकिन दोनों की इकोनॉमी पे काफी बुरा असर पड़ा था। अब आगे हम बात करेंगे 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। अब 1971 में क्या हो गया, हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बांग्लादेश के बारे में पढ़ना है, बांग्लादेश वॉर के बारे में पढ़ना होगा। आप सभी को पता है कि ये जो इंडिया का मैप है वो आप सब लोग बना लेते होगे आई होप, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, यूपीएससी की आपको तैयारी भी हो सकता है, बहुत बच्चों को यहाँ पे करनी हो, तो आपको इंडिया का मैप एकदम रफ मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, इंडिया का एक रफ मैप हमको बनाना आना चाहिए। सो 1971 की वॉर में क्या हुआ था कि जब हमें आजादी मिली तो पाकिस्तान को हमने दो पार्ट्स में बांटा था। आजादी के टाइम पे पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हुआ करता था जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान कहा करते, आज के टाइम का जो पाकिस्तान है। दूसरा हुआ करता था ये ईस्ट पाकिस्तान। ये ईस्ट पाकिस्तान है जिसको आज आप बांग्लादेश कहते हो, पहले कोई बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 1970 में क्या हुआ कि वहां पे अपने पहले इलेक्शंस करवाए गए और 1970 के इलेक्शन में काफी गजब चीज देखने को मिली। गजब चीज ये देखने को मिली कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो जुल्फिकार अली भुट्टो है उनकी सरकार बन जाती है। वेस्ट पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट बनी, जुल्फिकार अली भुट्टो की, जुल्फिकार अली की सरकार बनी। और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग पावर में आ गई। कौन पावर में आ गया? अवामी लीग। और अवामी लीग के जो मेन लीडर हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान, इनकी सरकार बन गई। शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जीत गए। तो ये काफी अलग सी और गजब सी सिचुएशन थी कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर शेख मुजीबुर रहमान जीत गए और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो जीत गए। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वहां पे मेनली बंगाली लोग रहा करते थे। आपको पता ही होगा बंगाली लोग का कल्चर अलग है, वो बंगाली भाषा बोलते हैं, उनका ट्रेडिशन अलग है। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान की सरकार हुआ करती थी वो उनको डोमिनेट करने की कोशिश करती। वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग होते जो उर्दू बोला करते, उर्दू जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर थोप दी जाती कि तुम लोग भी उर्दू बोलो। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता, सेकंड क्लास सिटीजन की तरह। उनकी कोई वैल्यू नहीं की जाती, जैसे वो थर्ड क्लास हैं, जैसे वो बहुत इन्फीरियर हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं की जाती। इसीलिए जो पाकिस्तानी रूलर्स हैं वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग जीत गई है, जिसके चलते शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया जीतने के बावजूद 1971 के अंदर। और ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम पे उर्दू मत थोपो, हम भी तो तुम्हारे सिटीजन हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान बहुत अट्रॉसिटीज करवाता है, उनको बहुत तड़पाता है। पाकिस्तानी आर्मी आती है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी हत्या कर देती है। ढाका यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला किया जाता है और ना जाने कितने ही बच्चों को मार दिया जाता है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। तो ये लड़ाई जो है वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हो रही थी। उनपे इतना जुल्म किया गया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कि वो ये डिमांड करने लगे कि अब हमको अलग कर दो, एक नया देश बना दो और बांग्लादेश को आजाद कर दो। वो अब बांग्लादेश नया देश बनाने की डिमांड करने लगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये लड़ाई तो इंडिया और के बीच हो ही नहीं रही, लड़ाई तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हो रही है, तो यहाँ पे इंडिया कैसे बीच में आ गया? इंडिया का एंगल ये आया कि जब ये लड़ाई हो रही थी ना तो ईस्ट पाकिस्तान में लोगों को बहुत मारा जा रहा था। तो लगभग 80 लाख लोग बांग्लादेश से भाग के इंडिया आ गए। अब उस समय इंडिया में खुद इतनी गरीबी थी, उसमें इंडिया में खुद इतना पॉवर्टी था कि हम इन 80 लाख लोगों को अपने पास नहीं रख सकते थे। इसीलिए इंडिया ने डिसाइड किया कि हम ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हमने उन्हें मॉरली सपोर्ट किया, हमने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, हमने उनकी आर्मी को जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी सेना, हमने उसको सपोर्ट किया, हमने उसको ट्रेनिंग दी, हमने उसको वॉर के स्किल सिखाए। और इस समय पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा था? पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था यूएसए और चाइना से। आप देखते हो कि 1960 के अंदर जो पाकिस्तान यूएसए और चाइना रिलेशन है वो काफी बढ़िया हो गया था। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, ये क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस के अंदर, कि उस समय यूएस प्रेसिडेंट हुआ करते थे रिचर्ड निक्सन। अब रिचर्ड निक्सन का जो सेक्रेटरी एडवाइजर हुआ करता था हेनरी किसिंगर, वो बहुत शांति से चाइना आता है, फिर पाकिस्तान जाता है जुलाई 1971 के बीच में। और एक बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है कि अगर यूएसए कोई कंट्री को विजिट करता है तो समझ लेना लड़ाई होने वाली है। ऐसी कहावत कही गई है जियो पॉलिटिक्स के अंदर कि अमेरिका अगर किसी कंट्री को विजिट करता है तो लंका लग जाती है दोनों पड़ोसियों के बीच में। तो हेनरी किसिंगर आती हैं और बहुत साइलेंटली वो चाइना और पाकिस्तान का दौरा करते हैं जुलाई 1971 में। अब इंडिया भी समझ गया कि अगर पाकिस्तान को यूएसए और चाइना सपोर्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ दोस्ती कर ली, हमने उसके साथ एक ट्रीटी साइन किया
पीस ऑफ फ्रेंडशिप को लेके हमने यूएसएसआर के साथ एक एग्रीमेंट किया, शांति को लेके और दोस्ती को लेके। 20 साल का ये एग्रीमेंट रहा और हमने ये अगस्त 1971 में साइन किया था। इस ट्रीटी में ये कहा गया कि इंडिया और यूएसएसआर दोस्त हैं। अगर इंडिया पे कोई हमला करता है तो यूएसएसआर उसे प्रोटेक्ट करेगा और इंडिया को बचाएगा। कुछ ही महीनों के बाद डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही थी, इंदिरा गांधी अलग अलग देशों का दौरा कर रही थी और देखते ही देखते एक फुल स्केल वॉर दिसंबर 1971 में शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट राजस्थान और पंजाब पे अटैक करती हैं और जम्मू कश्मीर की ओर उनकी आर्मी बढ़ने लगती है। इंडिया भी चुप नहीं बैठता है। इंडिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स सबकी हेल्प लेता है। हम ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट पे हमला करते हैं। लोकल पॉपुलेशन ने इसको बहुत सपोर्ट किया था। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन त्रिदेव लॉन्च किया था, जिसके चलते हमने कराची पोर्ट को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया था। हमारे नेवी ने कराची पोर्ट को ब्लास्ट कर दिया, जिससे उनका जो कनेक्शन है वो टूट गया था। फिर हमारी जो इंडियन आर्मी है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एंटर करने लगती है। ईस्ट पाकिस्तान लोग उसे सपोर्ट करते हैं और हमारी जो आर्मी है वो पूरी तरह से ढाका को घेर लेती है और 10 दिनों के अंदर इंडियन आर्मी जीत हासिल करती है और 90,000 पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ता है, जो कि आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। 90,000 सैनिकों ने हार मानी। वो आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, जब वहां के जो मिलिट्री जनरल हैं वो साइन कर रहे हैं कि हम हार मानते हैं और बांग्लादेश एक नया देश बनाया जाएगा। तो बहुत वो एक गर्व का क्षण था, एक बहुत गर्व का मूवमेंट था पूरे भारतवासियों के लिए। और इसी के बाद बांग्लादेश एक नया देश बना। इंडिया ने अपने तरफ से यूनिलेटरल सीज फायर यानी युद्ध विराम डिक्लेयर कर दिया। अब इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को इंडिया का पार्ट बना लेता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम किसी पर हमला करना पसंद नहीं करते हैं, तो हमने बोला बांग्लादेश एक नया और आजाद देश है। इसके बाद शिमला एग्रीमेंट होता है। आपको पता ही होगा शिमला एग्रीमेंट क्यों किया गया। ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच किया गया, जब 1971 की वॉर एंड हो गई। उसके बाद 1971 की वॉर में आपने देखा ही पाकिस्तान हार गया, बांग्लादेश एक नया देश बना। तो इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट करने के लिए हमने शिमला एग्रीमेंट किया, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 जुलाई 1972 को हुआ। डेट याद रखनी है, ये एग्रीमेंट 3 जुलाई 1972 को हुआ। और ये जो मौका है ये बहुत गर्व का क्षण था पूरे देश के लिए। सबको लग रहा था वाओ हमारी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, हमने कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स घुटने टेक लेते हैं हमारे सामने। और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार है, तो ये जो पूरा विजय का ताज है वो इंदिरा के सर पे लगा दिया जाता है, जिससे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। उन्हें लोग दुर्गा कहने लगते हैं। 1971 का वो लोकसभा इलेक्शन ऑलरेडी जीत के आई थी, अब उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। आने वाले समय में जो दूसरे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं वहां भी इंदिरा गांधी जीत हासिल करती है। तो इन टोटल बोले कि भाई इंडिया जीता है तो जाहिर सी बात है लोगों को गर्व होगा, प्रधानमंत्री की तारीफ की जाएगी, वही देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1971 की वॉर। आई होप आप इसको अच्छे से समझोगे और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो करके आओगे। चलिए आगे बात करते हैं कारगिल वॉर के बारे में। कारगिल वॉर के बारे में बुक में बस इतना छोटा सा बताया गया है बॉक्स के अंदर, तो ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस इंपॉर्टेंट ये जान लेना है कि कारगिल वॉर में क्या हुआ। अब जो ये कारगिल कन्फ्लिक्ट है ये 1999 में हुआ था। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो मई से जुलाई 1999 में ये कारगिल वॉर देखने को मिला। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, बहुत विजनरी लीडर थे। ये वॉर कहाँ पे हुई? तो लद्दाख के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है कारगिल, तो वहां पे ये हुआ, जो कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में है। तो कारगिल के अंदर आप देखोगे कुछ अलग अलग पहाड़ियां हुआ करती थी। अब मैं आपको कारगिल के बारे में बताऊं तो आपने फोटोज में देखा होगा, एक बहुत बर्फीला इलाका है, बर्फ से ढका रहता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो बहुत नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे जीवित रहना ही मुश्किल है, तो लड़ाई करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो कारगिल के अलग अलग एरियाज जैसे कि टाइगर हिल, मशको, द्रास, कक्सर, बटाली के एरियाज पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। हुआ क्या कि ये बहुत पहाड़ी एरिया हुआ करता था। ये जो पूरा आप कारगिल का इलाका देखते हो तो इसके अंदर बहुत सारी पहाड़ियां आती हैं, जैसे टाइगर हिल आता है, ठीक है, अक्सर आता है, बटाली के एरियाज आती हैं। तो ये पूरा पहाड़ों से भरा हुआ है। ये ऐसा पूरा बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये पूरा बर्फ से ढके होते हैं, पूरी तरह से ये स्नो से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। इन पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी मुजाहिदीन जो होते हैं, मुजाहिदीन मतलब ये आतंकवादियों का नाम है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन पहाड़ियों के ऊपर जाके छुप जाती हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं, जो पाक टेररिस्ट हैं, वो इन पहाड़ियों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और इन पहाड़ियों के ऊपर से वो बार बार हमला कर रहे थे। वहां की लोकल पॉपुलेशन ने जैसे ही खबर दी इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी तुरंत एक्टिव हो गई। लेकिन दिक्कत ये आई कि भाई वो लोग पहाड़ पे बैठे हुए हैं। अब पहाड़ से अगर आप एक पत्थर भी फेंकोगे ना सिर के ऊपर तो बम की तरह लगेगा, और अगर आप नीचे से कुछ फेंकोगे तो पहाड़ के ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा। हमारी इंडियन आर्मी कहाँ पे है? हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे है, नीचे है। अब हमारी इंडियन आर्मी के पास सबसे बड़ा दिक्कत यही आया कि उनको ये पहाड़ी क्या है ऊपर
जाना है और आतंकवादियों को मारना है। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी का क्या ही कहना, हमारी इंडियन आर्मी को सैल्यूट है। विक्रम बत्रा जैसे नाम सामने आते हैं, आपने शेरशाह मूवी देखी होगी, उनके बारे में आपको पता होगा। बहुत हिम्मत के साथ हमारी इंडियन आर्मी इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ती है। बिल्कुल मुश्किल कंडीशन थी, एकदम सीधी खड़ी पहाड़ियां, इनको क्रॉस करके हम जाते हैं और वापस से हम कारगिल पे बैठे आतंकवादियों का सफाया करते हैं और फाइनली इंडियन आर्मी को जीत हासिल होती है 26 जुलाई 1999 को, जिस दिन हम अपना कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यानी जो ट्राइबल टेररिस्ट हुआ करते, जो मुजाहिदीन पाकिस्तानी आतंकवादी थे, वो कारगिल पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे और पूरे कश्मीर को फिर वो धीरे से कैप्चर करना चाहते थे। लेकिन शुरुआत उन्होंने कारगिल से किया था। कारगिल में पहाड़ियां है तो पहाड़ियों पे वो छुप के बैठ गए थे। हमारी आर्मी पहाड़ की चढ़ाई करती है और फिर उन आतंकवादियों का सफाया करती है और फाइनली 26 जुलाई 1999 को भारत जीत हासिल करता है। एक बहुत फेमस स्टोरी है कि इस समय इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वीपन हुआ करता था। तो वहां के जो पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करके धमकाते हैं कि अगर आपकी आर्मी पीछे नहीं हटी तो हम दिल्ली के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है आप गिरा देना, लेकिन कसम खाता हूं कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। एक न्यूक्लियर बम गिराऊंगा, पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। कमेंट में आप लिख दीजिएगा ओपी अटल बिहारी वाजपेयी को सैल्यूट है, बहुत बहुत श्रद्धांजलि है कि उन्होंने इंडिया का इतना नाम रोशन किया, न्यूक्लियर वीपन्स को सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिया के अंदर। लेकिन ये चीज क्या है, बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहती है, क्योंकि बहुत लोगों को कहा गया कि जो ये पूरा कारगिल कन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था। ये वहां का मिलिट्री जनरल अपने हाथ से सब कुछ कर लेता है और ऐसा ही हुआ। कुछ महीनों बाद वहां का जो मिलिट्री जनरल था परवेज मुशर्रफ, वो प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल देता है और खुद ही प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित कर देता है। वापस से वहां पे मिलिट्री रूल आ गया। कब आया? 1999 में आया मिलिट्री रूल और परवेज मुशर्रफ आर्मी जनरल था, उसने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एकदम बेसिक, एकदम इजी सा टॉपिक है। अब आप देख रहे हो कि इंडिया के पास भले कितना भी लिमिटेड रिसोर्स हो, लेकिन हमने बहुत प्लान्ड तरह से डेवलपमेंट किया। ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के अंदर। अब ये जो वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना की, इसकी वजह से हमारा जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उस पर असर पड़ता है। हम 3 साल का प्लान हॉलीडे लेते हैं और फाइनली जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो 1969 में जाके लागू किया गया। और इन वॉर्स के बाद इंडिया ने अपने डिफेंस पर खर्चा बढ़ा दिया, हमने अपने डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को बनाया ताकि बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी मिसाइल बनाई जा सके 1962 नवंबर के अंदर। और हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज को बनाया नवंबर 1965 के अंदर, ताकि हम अपने डिफेंस को स्ट्रांग कर सके। हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था इन 5 ईयर प्लान्स की वजह से। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो इंडिया ने बहुत कामली, बहुत डिप्लोमेटिक तरह से सिचुएशन को नॉर्मल किया। हमने अपने डिफेंस को अच्छा किया, हमने अपने बजट को बढ़ाया और कहीं ना कहीं आज इंडिया की जो मिलिट्री है वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के अंदर शामिल है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और पढ़ाना चाहूंगा जो कि बुक में नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में बुक में ऐड किया जाएगा। वो है इंडिया पाकिस्तान 2025 कन्फ्लिक्ट। क्योंकि शुरुआत से जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको कई बार बताया है। और एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग पर्सन, और आप भी हमारे जो यंग स्टूडेंट हो, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है और हमारे लिए एक बहुत गर्व का टाइम है ये। तो 22 अप्रैल को आपको पता ही है पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, 27 मासूमों को मारा, स्पेशली हिंदूज को टारगेट किया, धार्मिक आतंकवाद को बढ़ावा दिया। तो इंडिया तो चुप बैठने वाला था नहीं, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस कर दिया। हमने अपने जो भी अपना एयर स्पेस है उसको पाकिस्तान के लिए क्लोज कर दिया पूरी तरह से। अब सिंधु और जो 5 और नदियां हैं वो सब भारत की हैं, हम उनका पानी जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ डिप्लोमेटिक तरह से अटैक नहीं कर रहे थे, हमने एक डायरेक्ट अटैक भी किया पाकिस्तान के ऊपर। वो डायरेक्ट अटैक कब हुआ? 7 मई 2025 की एकदम सुबह लगभग 1 बज रहा था। इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से पाकिस्तान के लगभग 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला करती है। वीडियोस आपने देखे होंगे, बूम बूम एकदम फटने लगता है। पीओके में हमले किए गए, पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर में हमले किए गए। और इस तरह से भारत ने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, ये बताने के लिए कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, हम आतंकवाद को पनपने नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान को इससे इतनी मिर्ची लग गई कि पाकिस्तान ने उसके अगले दिन 8 मई से वो रोज रात को भारत के अंदर ड्रोन्स भेजने लगा। ड्रोन्स, पता है ना आपको ड्रोन क्या होता है? वो जो
यूएवी होता है जो कि इंडिया में आता आ रहा था और बार बार अलग अलग एरियाज में पूरे बॉर्डर के ऊपर अटैक कर रहा था। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात के अलग अलग एरियाज, अलग अलग सिटीज के अंदर ब्लैकआउट देखने को मिला, सायरन्स बज रहे थे और बड़ा मेजर अटैक किया गया ड्रोन्स की मदद से। लेकिन इंडिया भी नहीं चुप बैठा, इंडिया ने ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस था पाकिस्तान का, राहिम यार खान एयरबेस, उसको भारत ने ब्रह्मोस से अटैक करके एकदम तबाह कर दिया। आज तक वो जो राहिम यार खान एयरबेस है वो आईसीयू में भर्ती है, उसकी बुरी हालत है। हमने इस्लामाबाद के पास रावलपिंडी पे भी हमला किया, वहां के भी एयरबेस को हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया और ये बहुत गर्व का क्षण था। पाकिस्तान घुटने पर आ गया, यूएसए के पास भीख मांगने लगा कि पापा मुझे बचा लो, मेरी बुरी तरह से पिटाई हो चुकी है। फिर जाके कहीं पे 10 मई 2025 को सीज फायर घोषित किया गया इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, और भारत ने ये भी बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर वापस पाकिस्तान कुछ करेगा तो और उसकी पिटाई करेंगे बुरी तरह से। चलिए आगे बात करते हैं इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड्स में यहाँ पे डायरेक्ट 5 नंबर का ही क्वेश्चन आ गया है, तो इसको आप डिटेल में समझोगे। 5-6 मार्क्स के यहाँ पे जो भी लॉन्ग आंसर है वो पूछे जाते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट था न्यूक्लियर वीपन का बनना। हमारा जो फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन का टेस्ट है वो हमने कब किया था, वो हमने मई 1974 में किया था। उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी, तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था और इस टेस्ट का नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये राजस्थान के पोखरन में किया गया था, इसलिए इसको पोखरन 1 भी कहा जाता है। और हमारा जो दूसरा न्यूक्लियर वीपन टेस्ट है वो मई 1998 में किया गया। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसको पोखरन 2 कहा जाता है और ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बोर्ड्स में, यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं कि पहला न्यूक्लियर वीपन टेस्ट कब हुआ, मई 1974, इंदिरा गांधी पीएम है, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा पोखरन जो है वो मई 1998 में किया गया, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शक्ति। और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री है वो नेहरू थे। वो नेहरू जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे पूरा विश्वास किया करता था। नेहरू जी का मानना था कि विज्ञान देश को बहुत आगे ले जाएगा और भारत को मजबूत बनाएगा। और 1940 से ही इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर वीपन्स है उनको डेवलप करने की बात की जा रही है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ एक साइंटिस्ट के अंदर जिनका नाम है होमी जे भाभा। इसीलिए इनको इंडियाज न्यूक्लियर वीपन मैन भी कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि होमी जे भाभा की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर हम न्यूक्लियर वीपन का टेस्ट करवा पाते हैं। इंडिया हमेशा ये कहता है कि हम एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और शांति को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। जो नेहरू हैं वो हमेशा न्यूक्लियर वीपन के खिलाफ हुआ करते थे, इसीलिए वो सभी सुपर पावर से कहा करते कि आप न्यूक्लियर वीपन वीपन को त्याग दो। डिसआर्ममेंट मतलब होता है आप न्यूक्लियर वीपन को त्याग दो। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हो सभी देश अपना न्यूक्लियर वीपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है बोर्ड्स में, क्या नेहरू न्यूक्लियर वीपन के खिलाफ थे, तो आप बोलोगे हाँ, नेहरू अगेंस्ट थे न्यूक्लियर वीपन के। वो बार बार ये रिक्वेस्ट किया करते कि सभी सुपर पावर कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वीपन को त्याग दें, क्योंकि इससे दुनिया में तबाही आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो चाइना है वो भी अपने न्यूक्लियर वीपन को टेस्ट करता है अक्टूबर 1964 के अंदर, और अक्टूबर 1964 के अंदर 5 देशों के पास न्यूक्लियर वीपन आ चुका था। वो 5 देश कौन कौन से हैं, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना। उस समय ताइवान रिप्रेजेंट किया करता था चाइना को। और ये वही 5 देश हैं जो परमानेंट मेंबर भी हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। यानी 1964 में जब चाइना अपने न्यूक्लियर वीपन को टेस्ट करता है तो उस टाइम तक 5 देशों के पास न्यूक्लियर वीपन आ चुका है। न्यूक्लियर वीपन न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, तबाही ला देता है, टेम्परेचर को बहुत हाई कर देता है, शरीर और आपकी हड्डी भी 1 सेकंड के अंदर, उससे भी कम टाइम लगेगा और गल जाएगी, पिघल जाएगी पूरी तरह से। वो 5 देश कौन से थे, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना, जो कि उस समय ताइवान उसको रिप्रेजेंट किया करता था। ये 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और इन्होंने अपने डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने के लिए एक ट्रीटी ये लेकर आए, जिस ट्रीटी का नाम था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसको एनपीटी ट्रीटी भी कहा जाता है, 1968 की। एनपीटी ट्रीटी के अंदर ये 5 परमानेंट देश ये कहते हैं हमने तो न्यूक्लियर वीपन बना लिया, लेकिन अब कोई और देश न्यूक्लियर वीपन नहीं बनाएगा। भारत ने बोला ये कौन सी बदतमीजी है, आप 5 देशों ने अपना न्यूक्लियर वीपन डेवलप कर लिया, लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि दूसरे लोग डेवलप करें, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए इंडिया ने मना कर दिया कि हम इस तरह की गलत, डिस्क्रिमिनेटरी, इनफेयर ट्रीटीज को साइन नहीं करते हैं। और इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर वीपन टेस्ट भी किया 1974 के अंदर। हमने इसको पीसफुल एक्सप्लोजन बोला, यानी ये धमाका शांति के लिए किया गया था। शांति को बढ़ावा देने के लिए हमने अपने न्यूक्लियर वीपन को टेस्ट किया।
क्योंकि भारत का ये मानना है कि हम किसी पे न्यूक्लियर वेपन जबरदस्ती तो दागेंगे नहीं। अगर कोई हम पे हमला करेगा, अगर कोई हम पे एस्केलेशन करने की कोशिश करेगा, तो हम अपनी आत्म सुरक्षा करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। अब जब ये न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे 1960s और 70s के अंदर, तो वर्ल्ड में क्या चल रहा था? वर्ल्ड के अंदर काफी सारे कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, जिसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट था 1973 में हुई अरब इजराइल वॉर। आपको पता है ये इजराइल और अरेबियन कंट्रीज, मुस्लिम्स कंट्रीज के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। हाल फिलहाल में ईरान ईरान और इसराइल के बीच में वॉर भी हुआ। वैसे 1973 में भी ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर है वो देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से ऑयल का जो प्राइसेस है वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि अरेबियन कंट्रीज, जो भी गल्फ कंट्रीज है, वहीं से मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल रिजर्व है। तो 1973 अरब इजराइल वॉर की वजह से पूरे दुनिया में ऑयल शॉक देखने को मिला। ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इकोनॉमिक टर्मोल आ गया, इकोनॉमी पूरी क्या होती है, उथल पुथल हो जाती है। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, बहुत महंगाई बढ़ गई। ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। इसके बारे में आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। लेकिन एक ऊपर 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 का एक ओवरव्यू अपने पास ये रख लेना कि इंडिया डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटीज के ऊपर कभी साइन नहीं करता है। हम न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा बनाते हैं ताकि हम शांति को बढ़ावा दे सके। हम सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहे हैं। और अरब इजराइल वॉर कब हुआ? 1973 वाला ऑयल शॉक आया, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। इंडिया के अंदर भी इकोनॉमी पूरी उथल पुथल हो जाती है, इन्फ्लेशन, महंगाई इंडिया में बहुत बढ़ गई 1970s में। आप देखोगे आने वाले चैप्टर में, जिसके चलते इमरजेंसी भी लगाया गया, वो सब आप पढ़ोगे। देश में एक रेलवे स्ट्राइक भी की जाती है जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा, वो भी आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो अपने भारत के अंदर तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, आज के टाइम पे 1500 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ना बहुत सारे मतभेद होते हैं कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन एक चीज को लेके सभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करती हैं कि इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, इंडिया के टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करके रखना है, देश की एकता को बचा के रखना है। और इसीलिए जब आप देखते हो इतने सारे तीन तीन वॉर्स इंडिया फेस करता है, 1962 में चाइना के साथ, 65 और 71 में पाकिस्तान के साथ, तो फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग बनाना इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो गया था। पार्टी पॉलिटिक्स को साइड में रख के फॉरेन पॉलिसी पर ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो चलिए आगे हम कुछ चीजों के बारे में और पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। देखो इस बॉक्स में हमको बताया गया है कि इंडिया उन सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज को अपोज करता है जो कि गलत होती हैं, जो कि नॉन प्रोलिफरेशन की बात करती हैं, या फिर जो डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करती हैं, या ऐसी कोई भी ट्रीटी जो बहुत सेलेक्टिव होती है, उस पे इंडिया कभी साइन नहीं करता है। जैसे कि एक ट्रीटी आई थी जिसका नाम था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968 में उसको लागू किया गया था। एनपीटी के अंदर पांचों जो सुपर पावर न्यूक्लियर वीपन देश हुआ करते थे, वो ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने तो बना लिया न्यूक्लियर वीपन, लेकिन अब कोई और देश नहीं बनाएगा। इंडिया ने बोला ये क्या बदतमीजी, आप अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश क्यों कर रहे हो? आपने तो बना लिया न्यूक्लियर वीपन, आप हमें क्यों नहीं बनाने दे रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए इंडिया ने ना तो एनपीटी पे साइन किया, और हमने सीटीबीटी पे भी साइन नहीं किया। सीटीबीटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये ट्रीटी ये कहती है कि अब कोई भी नया देश न्यूक्लियर वीपन को टेस्ट नहीं कर सकता। हमने बोला हम इसको नहीं मानते, हमने इस पे साइन करने से मना कर दिया। और आगे चल के इंडिया 1974 के अंदर, 1998 के अंदर अपने न्यूक्लियर वीपन को टेस्ट करता है। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए मई 1998 में, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, पोखरण के अंदर किए, जिससे हमारी मिलिट्री पावर और बढ़ गई। इसके कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान ने भी अपना जो न्यूक्लियर वीपन है वो बनाया और उसको टेस्ट किया। और इसी वजह से कहा जाता है कि साउथ एशिया एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट का जोन बन चुका है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों जानी दुश्मन, दोनों के पास न्यूक्लियर वीपन, तो ये खतरा बना रहता है कि कहीं न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए दोनों देशों के ऊपर। लेकिन इंडिया हमेशा ये कहता है हम किसी पे न्यूक्लियर वीपन नहीं दागेंगे, हम कभी भी नो फर्स्ट यूज, हम पहला हमला कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम दुनिया में शांति मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, दुनिया में एस्केलेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, कन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। इंडिया हमेशा इस बात को लेकर कमिटेड है कि हम न्यूक्लियर डिसआर्मेंट करेंगे, जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरह से होगा, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए देशों के बीच में न्यूक्लियर वीपन की वजह से। लेकिन आज के टाइम पे मेरा मानना है इंडिया में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, जैसे कि नो फर्स्ट यूज को हमें चेंज करना है। अगर पाकिस्तान हमें बार बार धमकी देगा कि न्यूक्लियर अटैक करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे, तो भारत को चुप नहीं रहना चाहिए, भारत को अपनी शक्ति भी दर्शानी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लीडर्स बार बार चिल्ला रहे थे हम हमारे पास न्यूक्लियर वीपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वीपन है। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वीपन है बच्चों, डरो मत। ठीक है, पाकिस्तान औकात में रहना सीख जाएगा अगर इंडिया
अपने न्यूक्लियर वेपन को ऑन कर देता है। आगे हमारा अगला और आखिरी टॉपिक है शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस टॉपिक में आप देखोगे कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो समय के साथ बदलती रहती है। जैसे नेहरू के टाइम पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यूएसएसआर के थोड़ा सा करीब हुआ करती थी। हम यूएसएसआर के साथ थोड़े ज्यादा एग्रीमेंट किया करते थे। लेकिन 1977 में जब कांग्रेस पहली बार हारती है और जनता पार्टी आती है, आगे आप पढ़ोगे क्यों आती है, तो वो कहती है हम इस नॉन अलाइनमेंट को सही से फॉलो करेंगे और जो सोवियत यूनियन को लेके टिल्ट है हम उसको सही करेंगे। और इसीलिए इंडिया ने उसके बाद यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा किया। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई वो अपने रिलेशंस को और बेटर करने की कोशिश कर रही हैं चाइना और यूएसए के साथ। अब देखो जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ना, उसमें दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है, जो कि आप पढ़ चुके। दूसरा सवाल इंडिया और यूएसए का रिलेशन कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। आपको बच्चों पता ही है कि यूएसए कितना सेल्फिश है, और जब भी कहीं वॉर हो रही होती है तो कहीं ना कहीं उसमें यूएसए का एंगल शामिल होता है, कहीं ना कहीं वहां पे अमेरिका कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड रहता है। तो 1977 के बाद जब जनता सरकार आई तो उसने बोला हम अपने नॉन अलाइनमेंट को ठीक करेंगे। अब सिर्फ हम सोवियत यूनियन से ही नहीं जुड़े रहेंगे बल्कि हम यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में एक सही और जेन्युइन बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर चेंज करती है, वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आज हमको रशिया से फायदा हो रहा है तो हमारा दोस्त रशिया है, अगर हमें यूएसए से फायदा हो रहा है तो हमारा दोस्त यूएसए है, सिंपल। जिस देश को जिस भी कंट्री से फायदा हो रहा है हम उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे रशिया 1990 के बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, रशिया बनता है, तो आज भी रशिया भारत का इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। रशिया हमारा बहुत अच्छा जिगरी दोस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया की डोमिनेंस अब थोड़ी सी कम हो गई है। इसीलिए इंडिया ने अपने साथ यूएसए के रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की। हमने यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश की है। हमने काफी सारे प्रयास किए कि हम पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को अच्छा बना सके। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एक बस भी चलाई गई दोनों देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कल्चरल एक्सचेंज करने की कोशिश किया गया। लेकिन लातों के भूत बातों से थोड़ी मानने वाले हैं, पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। हमने उसको इतने मौके दिए, हमने उसको इतना समझाया, हमने उससे बोला कि चलो बातचीत करके मुद्दे को सुलझाओ, आतंकवाद को बढ़ावा मत दो, लेकिन वो नहीं मानने वाला है। और इसीलिए भारत बार बार उसको पीटता रहता है, फिर भी वो बाज नहीं आता। कहते हैं, कहावत कही है हिंदी के अंदर कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। वही है पाकिस्तान का हाल कि बार बार मार खाता है लेकिन सीधा नहीं होता है। और लातों के पूत वैसे भी बातों से कहाँ मानने वाले हैं। तो यहाँ वही इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। आज भी रशिया इंपॉर्टेंट दोस्त है हमारा, लेकिन अब हम यूएसए के साथ भी अपने रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक मामलों में देखें तो यूएसए से दोस्ती करना फायदेमंद हो सकता है भारत के लिए। हमने कोशिश किया इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन अच्छा करने के लिए, नए नए डेवलपमेंट्स भी होते हैं। कश्मीर का मुद्दा आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एक बस भी ऑन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी लागू रखी थी, लेकिन लातों के बीच बातों से नहीं मानते। फिर भी पाकिस्तान ने बार बार आतंकवाद को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला करवाया, जिसके चलते भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान को उसकी औकात बताई। हमने पाकिस्तान के घर में घुस के इस्लामाबाद पे हमला किया, जो कि बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आपको किसी भी टॉपिक को लेके तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज अपने डाउट को वहां पे आप पूछेगा, मैं तुरंत आपको मिनटों में रिप्लाई करता हूं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि आप फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें। फिर मैं आपसे जल्दी मिलता हूं किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।